आईडीएफसी स्टॉक सर बैंड बज गई है। वैसे सिर्फ आईडीएफसी की नहीं, अभी सम बैंक्स को देखो, मेजरली सब बैंक्स की बैंड बज गई है। और इसका रीजन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने ऐसा किया क्या है? वो बैंक्स इतना टफ टाइम क्यों दे रहा है? व्हाट इज द लॉजिक? क्या लॉन्ग टर्म में बैंक्स ट्रबल में आने वाले हैं? वेल, इस वीडियो से देखते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल है जो बैंक्स में हमेशा होता है। तो होता ये कि जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है ना, तो लोग भर भर के लोन्स लेते हैं और बैंक्स भर भर के क्रेडिट देता है। उल्टा क्रेडिट बहुत ज्यादा बैंक देने लग जाता है, भर भर के लोन दे रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, आप बोलोगे भाई मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बिजनेसमैन बोलेगा कि यार मैं तो 2 फैक्ट्रीज और लगाऊंगा, लोग स्टार्टअप करने लग जाएंगे, बैंक से ज्यादा पैसे लोन लेते रहेंगे, बैंक उतना ही लोन देता रहेगा। बट वहीं पे जब इकोनॉमी यू टर्न मारती है तो क्या होता है? लोग पैसे वापस कर नहीं पाते और बैंक्स में क्या बढ़ जाते हैं? एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसिकली बैड डेट्स। लोन दिया, पैसे वापस आए नहीं। ये जनरली हर इकोनॉमी में होता है और हर इकोनॉमिक साइकिल में ऐसा ही होता है। अब आरबीआई पहले से बैंक्स को क्या बोल रहा है? सर सब अपनी पेटी कस लो, सब अपनी बेल्ट कस लो, बिकॉज इस बार ये गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। एज यू कैन सी हियर, भारत में क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और ये लोन्स होते हैं स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड लोन्स। अगर होम लोन होता है तो होम लोन में आपके पास जमीन होती है, ठीक है, अगर या फ्लैट होता है। अगर गाड़ी का लोन है तो गाड़ी के लोन पे आपके पास ऑटोमोबाइल होती है। तो सिक्योर्ड लोन होता है जहां पे कोई सिक्योरिटी है, कोई कोलैटरल है बैंक के पास। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? पर्सनल लोन, दे आर अनसिक्योर्ड। क्रेडिट कार्ड लोन्स, दे आर अनसिक्योर्ड। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ 29.9% हो गई है, which is very high। अब एक सेकंड, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये खराब चीज नहीं है, ये एक्चुअली अच्छी चीज है। दिखा रहा है कि यार देखो कितनी डिमांड इंडियन कंज्यूमर्स में है और जितने क्रेडिट लेते रहेंगे लोग, कंज्यूमर्स की डिमांड और बढ़ेगी, बिजनेस के लिए अच्छा है। बट आरबीआई का क्या लॉजिक है कि ऐसा ना हो कि इतने सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड डेट उठा लिया, ये रीपे बैक करना पाए, बैंक की हालत खराब हो जाए। बैंक की हालत खराब होगी तो पूरी इकोनॉमी का जो नर्वस सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम है, उस पे क्वेश्चन उठ जाएगा, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो आरबीआई काम किया कि एक रेंज में रखे ना यार, इतना एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए। तो 23 अक्टूबर को आरबीआई की एमपीसी बैठी, जहां पे जो आरबीआई गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, उन्होंने क्या बोला बैंक्स को कि सर आप प्लीज सर्वेलेंस टाइट रखो, जो आप लोन दे रहे हो उसका सर्वेलेंस बेटर होना चाहिए, आपके लोन के प्रोविजंस बेटर होने चाहिए। और आरबीआई अब सबके बैंक के स्ट्रेस को क्लोजली मॉनिटर करेगा। अब 23 अक्टूबर को ये एडवाइजरी दी गई थी, एडवाइस दी गई थी और 16 नवंबर 2023 को ये एडवाइस नहीं, इन्होंने प्रॉपर रूल्स निकाले, मेजर्स निकाले। एम क्या था? एम सिंपल था, रिस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट ग्रोथ की, इतने सारे क्रेडिट का ग्रोथ ना हो जाए, ये एनपीएस हो जाए। बेसिकली एम क्या है कि आरबीआई जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि नॉर्मल साइकिल में इकोनॉमी कैन कम डाउन, एनपीएस बढ़ सकते हैं, उसको वो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही ले रहा है। बेसिकली जैसे दिल्ली में लोग नवंबर की स्टार्टिंग से स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं, चाहे ठंड हो या ना हो, प्रिवेंटिव मेजर की जुकाम ना हो जाए, उसी तरह आरबीआई भी कुछ ऐसी कर रहा है, सर्दी आने के पहले ही स्वेटर पहन लिया। और ये मैं प्रिवेंटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप करंटली देखोगे एनबीसीज को, फिनटेक्स को, तो एज ऑफ नाउ इन पे कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आप इनके ग्रॉस एनपीएस देखोगे, कंपेयर देम टू मार्च 2022 टू मार्च 23, तो ऐसा कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है इनके पास कि आरबीआई को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े। बट आरबीआई स्टिल वांट्स टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर। तो आरबीआई ने किया क्या है? आरबीआई ने रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया। रिस्क वेट्स आई नो कॉम्प्लिकेटेड है, बट गोयला को सिर्फ आसान पसंद है, आपको पता है, गोयला मोहब्बती हूँ, आपके लिए हर चीज आसान करके ही मैं बताऊँ। रिस्क वेट्स बेसिकली आप इसको ले लो, प्रोविजन हो गए। 5 मिनट, गिव मी टाइम। नहीं, ये ठंडा हो रहा है, आप पहले स्टॉप करो, खाओ फिर। ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगी फिर। हाँ, अब बंद कर दो प्लीज। अरे यार वीडियो रिकॉर्ड करना। तो रिस्क वेटेज बेसिकली होता है कि अगर आपने सपोज 100 रुपए का लोन दिया एक बैंक ने, तो बैंक उसके प्रोविजन में कितने पैसे रख रहा है, वो होता है रिस्क वेटेज। इसका लॉजिक होता है कि कल को अगर एनपीए हो गया है ना, लोन दिया, पैसे वापस नहीं आए, तो एटलीस्ट कुछ पैसे सेट ऑफ हो सकते हैं। लॉजिक ये होता है कि बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, ज्यादा लोन देने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वरना बैंक्स का बस चले तो प्रॉफिटेबिलिटी चक्कर में तो 1-1 रुपए लोन पे दे देंगे। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर इकोनॉमी घूम गई, एनपीएस बहुत बढ़ गए, तो प्रॉब्लम होगी, डिपॉजिटर्स का पैसा रिस्क में आ जाएगा, लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, और लोगों ने अगर बैंक्स में पैसे डालना बंद कर दिए तो पूरी इकोनॉमी क्रैश डाउन कर सकती है, बिकॉज फिर बैंक्स लोन कैसे देगा, इकोनॉमी में पैसा कैसे घूमेगा। तो ये प्रोविजन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरबीआई ने बोला है कि पर्सनल लोन्स पे जो रिस्क वेटेज है बढ़ गई है बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स टू 125%। बेसिकली इसका सिंपल आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर 100 करोड़ का बैंक ने पर्सनल लोन दिया है, पहले बैंक को 100 करोड़ लोन के लिए 10 करोड़ प्रोविजन रखना पड़ता था, अब रखना पड़ेगा 12.5 करोड़ प्रोविजन। अब बात करते हैं इससे बैंक्स को क्या फर्क पड़ता है। अब इसके 3 बड़े लॉजिकल इंपैक्ट्स होंगे ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी। सबसे पहले होगा
कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो बैंक्स और एनबीएफसीज को अपनी कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और एक ये भी डिसएडवांटेज होगा कि बैंक्स में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे? पहले वो रिस्क वेटेज में 10 करोड़ रख रहे थे, तो 10 करोड़ पे इस पैसे पे ज्यादा कमाई होती नहीं है, बैंक अपने पास ही रखना पड़ेगा। बैंक का बस चले, वो तो हर एक पैसे में इंटरेस्ट कमाए, इसमें कमा नहीं सकता। अब रिस्क वेटेज हो गई है 12.5 करोड़, अगर मैं 100 करोड़ की एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, तो अब बैंक के और पैसे इस ब्रैकेट में आ जाएंगे जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कमा पाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिकली नील होगा। तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी स्लाइटली हिट। सेकंड इफेक्ट ये आएगा कि क्रेडिट ग्रोथ कम होगी, तो बैंक्स ऑब्वियसली लोन कम देने वाले हैं। थर्ड रिस्क ये आएगा कि लोन्स विल नाउ गेट मोर एक्सपेंसिव बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। अब अगर आप एनबीएफसीज को लोगे, जैसे एनबीएफसी की बात करूं, तो मैं बात करूंगा जैसे आप देखोगे एसबीआई कार्ड्स, बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला फाइनेंस, ये जो एनबीएफसीज हैं मेजरली पैसा ये डिफरेंट सोर्सेज से उठाते हैं और फिर लोगों को क्रेडिट पे देते हैं, और बीच का जो कमीशन बचा कि कितना कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगर 4% में उठाया जो कॉस्ट ऑफ इनका कैपिटल है, और लोन दे रहे हैं 11% का, तो बीच का जो पूरा परसेंटेज है वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनबीएफसीज का प्रॉफिट। अब एनबीएफसीज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो डेफिनेटली इंक्रीज, और अल्टीमेटली यार ये कॉस्ट ना कंज्यूमर ही पे करता है, बैंक और कोई और बिजनेस पे नहीं करता है, ये कंज्यूमर पे ही वो डाल देता है। अब एज यू कैन सी हियर, एनबीएफसीज दिसंबर 2020 में 29.7% उनका कैपिटल रेज करते थे बैंक से, अब वो हो गया 35.1%। तो बैंक से वो ज्यादा कैपिटल रेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये तो हो गया देखो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे। अब बात करते हैं आईडीएफसी की। आईडीएफसी इतना ज्यादा हिट हो रहा है भाई, आईडीएफसी में क्या इशू है? इशू ये है, आउट ऑफ ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ना, मेजरली सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो वेल फंडेड है, वेल कैपिटलाइज्ड है, तो इतनी दिक्कत नहीं है वहां पे, एंड दिस शुड बी वेरी थैंकफुल, वी शुड बी कि यार हमारे इकोनॉमी के बैंक्स अच्छे सेफ कंडीशन में। आईडीएफसी का इशू ये आता है कि आईडीएफसी को जो टायर 1 सिटीज है ना, पैसा सबसे कम है, और जो बैंक्स टायर 1 सिटीज में जो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके पास ऑफ कोर्स डिपॉजिट ज्यादा रहते हैं। रूरल एरिया में कोई बैंक होगा उसके पास डिपॉजिट्स कम होंगे। आईडीएफसी ने रिवाइज फंडिंग उठाई थी, बहुत स्कीम्स खोल दी, सेविंग्स अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए, जिनको उनको फायदा भी हुआ है, बट उनका टायर 1 से इतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, तो आईडीएफसी को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है टू बी वेल कैपिटलाइज्ड। एंड अगेन व्हेन आई कंपेयर दिस टू अदर बैंक्स, as you can see here, आप देख सकते हैं कि टायर 1 कैपिटल ऑफ बैंक्स में आईडीएफसी लीस्ट है आउट ऑफ ऑल द मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड रिवाइज करके भी आईडीएफसी नीचे आ जाएगा टू 14.2, जबकि आईसीआईसीआई बैंक 16.9 से 16.1 आएगा, एचडीएफसी 17.8 से 17.2 आएगा। तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके इसको देख सकते हो कि किस बैंक में कितना फर्क आएगा। और जो मेन झटका आईडीएफसी को पड़ा है वो ये है कि आईडीएफसी सबसे ज्यादा पर्सनल लोन्स बिजनेस में है, विच ऑफ कोर्स उनको बहुत इफेक्ट करेगा, बिकॉज जितना आपके पर्सनल ज्यादा है उतना ही रिस्क वेटेज ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, एचडीएफसी बैंक के टोटल लोन्स में से 8% पर्सनल लोन्स है, आईसीआईसीआई बैंक का 9%, एसबीआई का 10%, कोटक का तो 5% से भी कम है, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप देखोगे कि जिस टाइम पे दूसरे बैंक सफर करते, कोटक के शेयर ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया। और आईडीएफसी फर्स्ट के 19% आउट ऑफ ऑल द लोन्स आर पर्सनल लोन्स, एंड दैट इज व्हाई आईडीएफसी इज अफेक्टेड। अब यस, एनबीएफसी के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम, बट अगर आप इसको लॉजिकली देखो, और जो एनालिस्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट है। लॉन्ग टर्म में भारत की क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है एंड इंडिया विल डू वेल। पर्सनली स्पीकिंग, मैं आईडीएफसी फर्स्ट में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैंने आईडीएफसी फर्स्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आपको जानना है कि गोरा तुमने आईडीएफसी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों रखी है? वेल, अराउंड 6 महीने पहले इसका पूरा एनालिसिस किया था, चेक दिस वीडियो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.